ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम जीओसी का ही सेकंड लेक्चर करने वाले हैं आपका रिवीजन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक आपका क्वेश्चन था, हक्कल रूल को रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। एरोमेटिक कैसे देखते हैं, नॉन एरोमेटिक कैसे देखते हैं, एंटी एरोमेटिक कैसे देखते हैं। तो देखो हक्कल ने कुछ रूल्स दिए थे, हक्कल रूल, ठीक है। वैसे मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, रुको मैं प्रीवियस लेक्चर ही ओपन करके डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, उसमें एग्जांपल्स भी बेटर मिल जाएंगे ना। इसी में थे हक्कल रूल। हाइपर कंजुगेशन समझ में आ गया था क्या बेटा? पर वो भी नहीं आया हुआ। देखो ये एरोमेटिसिटी वाला, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? यस सर। मुझे लिखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता, तो हम थोड़ा इसको जल्दी रिवाइज करेंगे सीधा सीधा। देखो हक्कल रूल क्या कहता है? हक्कल रूल में 3 ही रूल है। पहला तो स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नहीं है हमें कैसे पता लगेगा? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट दैट स्ट्रक्चर इज प्लेनर और नॉट। आप शक्ल देखकर नहीं बता सकते, आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 3D वाले स्ट्रक्चर को भी 2D में बना देते हैं हम तो, है ना। तो जितने भी कार्बन एटम, प्लेनैरिटी का मतलब जरूर समझ लेना कि जितने ये कार्बन, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास 6 कार्बन होते हैं ना। तो ये जो 6 के 6 कार्बन एटम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाइड्रोजन कहाँ है ना। हम बात कर रहे हैं जो रिंग बनाने वाले कार्बन एटम है, या कोई और एटम हो, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, रिंग का पार्ट बिल्कुल हो सकता है, ऑर्गेनिक रिंग का, है ना। तो जितने भी कार्बन एटम हैं जो और रिंग बना रहे हैं, या अदर एटम्स हैं जो रिंग बना रहे हैं, वो प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में। मतलब अगर आप किसी पेज के ऊपर, एक प्लेन पेज पर, नोटबुक के ऊपर आप 6 कार्बन की बॉल्स रखते हो, तो बिल्कुल प्लेन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने, देखिए जैसे अब मैं आपको इजी करके यहाँ से इसको रब करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये प्लेन से बाहर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये 5 कार्बन तो आपके बिल्कुल प्लेन में है, ठीक है, और छठा जो कार्बन है वो यहाँ पर लगा हुआ है, अबव द प्लेन। अभी आपको ये नजर आ रहा होगा, ये ऊपर लगा है, ऊपर, यहाँ कहीं ऊपर लगा हुआ है। ये इस प्लेन में, इस रिंग में नहीं है। ये पांचों तो एक ही जगह पर है, और छठे वाला अबव द प्लेन है, यानी ऊपर की तरफ लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर होगा, मैं उसको दिखाऊंगा कैसे? मैं उसको 2D में तो सीधा पेज पर ही दिखाऊंगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। बेंजीन जो होता है, अब बात करते हैं, हमारा ये जो बेंजीन है ये प्लेनर होता है, हमें पता है। कैसे पता? हमें लर्न है। तो पहली बात तो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, उसमें रिंग होनी चाहिए, प्लेनर एंड रिंग, यानी वो रिंग में हो, प्लेन में हो। अब ऐसा ना हो कि मान लो कि 3 कार्बन एटम है, ये स्ट्रेट चेन है, ये रिंग नहीं है। तो रिंग में होना चाहिए, यानी कि ये कार्बन आपस में जुड़े हो, कम से कम 3 कार्बन एटम से रिंग बनती है, 3 एटम से रिंग बनती है। तो प्लेनर और रिंग होना चाहिए, पहली बात। दूसरा रूल है कंजुगेशन या अल्टरनेट। अब इसका क्या मतलब है? कंजुगेशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जैसे बेंजीन में होते हैं, एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। तो ये कंजुगेशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगाओ, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, बाकी सभी कार्बन के पास में 2-2 हाइड्रोजन है, या बेंजीन नहीं बने, और एक एक हाइड्रोजन है ना। तो 4 हाइड्रोजन होंगे, ये 2 हाइड्रोजन मैंने हटा दी, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन में। हालांकि थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा ये, बट एटलीस्ट ट्रिपल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, सिंगल जरूर होना चाहिए। चाहे डबल बॉन्ड के बाद में, और मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, लेकिन बीच में सिंगल आना चाहिए। सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होना, या अल्टरनेट में ट्रिपल बॉन्ड होना, या फिर इसे बोलते हैं कंजुगेशन। ये जुड़े हुए हैं अब एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं अगर बीच में सिंगल बॉन्ड आता हो तो, याद रख लेना। तो ये सेकंड बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको, है ना। अब बात करते हैं सर ठीक है बेटा, अब तीसरे रूल की बात करते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालने हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है, हो सकता हो नेगेटिव आयन हो, नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो सकता है, याद रख लेना। तो जैसे यहाँ पर कितने, अब मैं इसको हटा देता हूं भाई, है ना, हम सिर्फ बेंजीन की बात करें, कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3, 3 ही तो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। एक सिग्मा है, दूसरा पाई है, एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है
है ना, ये बात हमें पता है। तो सिंगल बॉन्ड्स को छोड़ दो, है ना, सिर्फ डबल बॉन्ड के अंदर जो पाई बॉन्ड है, जो दूसरा बॉन्ड होता है वो पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो एक होगा सिग्मा और बाकी के दोनों, ये दोनों होंगे पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होंगे, ये याद रख लेना। तो हमें सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट करना है, और पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, तो जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6 हो गए ये। तो बेंजीन रिंग के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमने पाई की जगह पर रख दिया, पाई बॉन्ड है हमारे पास 6, पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन है 6। 4n+2, 4n+2 वाला रूल लगाओ, इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल क्या आ जाएगा, 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 4/2 इक्वल 1, n की वैल्यू होगी 1। तो अगर ऐसा हो, प्लेनर स्ट्रक्चर हो, रिंग हो, कंजुगेशन में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल अगर वो आता है, और जिसमें n की जब वैल्यू निकालेंगे, हमें इसमें n फाइंड करना है, n की जब वैल्यू निकालेंगे, n एक होल नंबर में आता हो, मतलब 0 1 2 3 4, 0 भी आ सकता है, याद रखना 0 1 2 3 4 अगर ऐसा आता है तो समझ लेना कि वो एरोमेटिक होगा। क्लियर है बेटा, एरोमेटिक क्या होता है? यस सर। है ना। अब देखिए, अब एरोमेटिक के जैसे एंटी एरोमेटिक का भी एक एग्जांपल है। एंटी एरोमेटिक में जिसमें बाकी सारे रूल सही है, बस 4n इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4n+2 नहीं आएगा यहाँ पे, 4n इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, एरोमेटिक हाईली स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, ये याद रख लेना, है ना। तो ये हाईली अनस्टेबल, उल्टा काम करते हैं ये। तो जैसे ये है, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4n इक्वल 4 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी आती है, और वो 4n इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा 4 मेंबर्ड वाला। इसके बाद में नॉन एरोमेटिक होता है, जो नॉर्मल स्टेबिलिटी, कोई भी कंपाउंड अगर नॉर्मल स्टेबिलिटी दिखाता है उसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। मतलब अगर वो 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, 4n को भी फॉलो नहीं कर रहा, बट वो रिंग है, तो हम उसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। अब बात आती है क्वासी एरोमेटिक की, ये भी वैसे एरोमेटिक में ही आ जाता है, बट इसको अलग से डिफाइन किया गया, क्वासी एरोमेटिक। इसमें क्या होता है, कोई आयन अगर एरोमेटिक हो तो आयन, नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। तो यहाँ देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये पेंटागनल रिंग है, ये रिंग भी प्लेन में होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर से सिंगल है फिर डबल है, तो यहाँ पर तो अल्टरनेट नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान देना दिस वन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, ये भी पार्टिसिपेट करता है। तो डबल सिंगल डबल, और उसके बाद भले ही 2 इकट्ठे सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन अगर चार्ज हो तो वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा, उसका रेजोनेंस बना सकते हो, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो डेफिनेटली ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, जब ये नेगेटिव यहाँ वाला यहाँ जाएगा, उसके बाद में ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर जब ये बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा, है ना, तो यहाँ जो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया था वो वापस यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है इसका घूमने लग जाएगा। तो आप ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये कितना आ गया, 4n+2 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे, ये 2 पाई बॉन्ड भी काउंट होंगे, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 4n+2 इक्वल आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, वही बेंजीन वाला सिस्टम है, n की वैल्यू 1 आ गई, तो ये भी एरोमेटिक है, और इसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक, अर्ध आधा एरोमेटिक कह सकते हैं, अर्ध क्वासी का मतलब ऐसा कुछ है ना। तो दैट इज इट, समझ में आ गया भाई, क्वासी एरोमेटिक, है ना। अब जैसे एक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पॉजिटिव है 4n+2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, ओनली ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेट सी बात है हम क्या करेंगे, ये 2 इधर जाएगा, n की वैल्यू आएगी 0, 0 आ सकती है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये भी क्वासी एरोमेटिक है। और उसके बाद एक ये वाला भी देखो, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल है फिर सिंगल, और बीच में लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मैंने स्ट्रक्चर अलग से बता दिया था, ट्रोपोलोनियम आयन है ये, ठीक है। और ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ डबल है, हाँ सॉरी, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ, और ये कार्बन कुछ ऐसे चला जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है तो डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, फिर ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, और इस तरह से इसका रेजोनेंस चलने लग जाता है। तो ये भी 4n+2 पाई को फॉलो करता है, 6 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 आ रही है, प्लेनर होता है ये। अब हम कहें कि ये वाला कार्बन आउट ऑफ प्लेन हो गया, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ स्पेस पड़ा रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यस, सबको समझ में आ गया भाई।
क्या होता है? मेरी आवाज चली गई थी। माधव बेटा, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या नहीं समझ में आया मुझे ये बताओ, फिर कहां से रिपीट करना है? माधव, आर यू देयर? है क्या भाई? रूल, ओके, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल, ये लो भाई, ये रहा हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या कहता है? प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर, मतलब जैसे ये हमें याद होना चाहिए भी कौन सा प्लेनर है। बेंजीन प्लेन में होता है, सीधी सी बात, आप एग्जांपल्स कीजिए ज्यादा से ज्यादा प्लेनर स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद रिंग, वो रिंग भी होनी चाहिए, तो ये रिंग में भी है बेंजीन, प्लेनर भी है। फिर कंजुगेशन और अल्टरनेट, इसका मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, एक को छोड़कर दूसरा, नेक्स्ट जो है अल्टरनेट में, एक के बाद एक जो आ रहा है वो अल्टरनेट में क्या है? डबल सिंगल हो, या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल या ट्रिपल में कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेंगे, बट उसके बाद सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। एक बार डबल है या ट्रिपल है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, दैट इज, अगर ये फॉलो होता है, प्लस उसके जो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तब वो एरोमेटिक होगा। अब याद रखने वाली इसमें एक खास बात क्या है, अगर यहाँ मैंने बेंजीन में जैसे बताया था कि यहाँ अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, ये दो हाइड्रोजन है, इन दोनों को मैंने उड़ा दिया, ये गायब कर दिए, ठीक है, बाकी सबके पास है, तो ट्रिपल बॉन्ड लग गया। तो क्या इसमें अब हम 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? क्योंकि ये तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ हो गए, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो 4 पाई बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा फिर। अब ध्यान देना, भले ही ट्रिपल बॉन्ड हो, उस ट्रिपल बॉन्ड में भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 ही काउंट करने हैं, दूसरे वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में से भी एक ही डबल बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होगा जो रेजोनेंस में, जो गोल गोल घूमने में, इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन में हेल्प करेगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड। और बाकी बाकी का जो दूसरा, जो तीसरे वाला ट्रिपल बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बट वो रेजोनेंस में सिर्फ एक ही बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए मैंने बोला डबल ट्रिपल हम बोलते हैं, बट ट्रिपल में भी एक ही सिंगल बॉन्ड होगा जो पार्टिसिपेट करेगा। ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? तो ये जरूर याद रखना, दैट्स इट। तो यहां पर ये सारे करने के बाद अब आप लोग चेक कीजिए, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पूछ रहा है तो आप लोग चेक कीजिए कि वो ये सारे रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है? उससे पहले कम से कम मैंने जो एग्जांपल करवाए वो याद करो, है ना? वो सारे आपको याद होने चाहिए, जितने भी एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक के, नॉन एरोमेटिक के, क्वासी एरोमेटिक के, सब एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। और लास्ट में हमने एक ये भी किया था भाई, मोस्ट स्टेबल होता है, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं इसे, है ना? डांसिंग रेजोनेंस कह सकते हो, या फिर एक्सटेंडेड हाइपर कंजुगेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है? इसका एक दूसरा नाम है एक्सटेंडेड हाइपर कंजुगेशन, बट डांसिंग रेजोनेंस जनरल नेम है, सबको पता होता है, तो वही आप भी याद कीजिए। इसमें क्या होता है? ट्रायंगुलर रिंग है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी बता देता हूँ, बट ये एरोमेटिक नहीं है भाई, ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक में नहीं आता है, ठीक है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ट्रायंगुलर रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है? लेकिन अगर इस पे CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाती है। मोस्ट स्टेबल का मतलब ये मत समझना कि ये किसी मॉलिक्यूल से भी ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल गलत। मॉलिक्यूल तो स्टेबल ही होता है, लेकिन कार्बोकैटायन के अंदर, ये कार्बोकैटायन के अंदर पार्ट आता है, मैंने वैसे करवा दिया था लास्ट लेक्चर में आपको। तो कार्बोकैटायन के अंदर अगर किसी भी कार्बोकैटायन का हम कंपैरिजन करते हैं तो ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ऐसी ऐसी 3 रिंग लगा दूं तो अब ये भी देखो जरा, ये उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगुलर रिंग लगा दी, ठीक है? फिर एक रिंग यहाँ पर भी ऐसे लगा दी, ठीक है? और फिर एक रिंग यहाँ ये भी ऐसे लगा दी, और इस कार्बन पे 4 वैलेंसी होती है तो एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बोकैटायन जो है, इसके पास 3 डांसिंग रेजोनेंस हो जाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, इससे ज्यादा स्टेबल कोई भी नहीं है। कोई भी कार्बोकैटायन हो, कैसा भी बन रहा हो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, वो स्टेबल नहीं है, याद रख लेना, यही सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से होता है, या एक्सटेंडेड हाइपर कंजुगेशन भी बोल देते हैं इसे। इसमें होता क्या है, चलो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो ये जो बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री का एंगल आ जाता है ट्रायंगल के अंदर,
सभी एंगल 60 डिग्री है। तो केमिकल बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं भाई। तो अगर मैं ट्राइंगुलर रिंग बनाता हूँ, यहाँ CH3 पॉजिटिव और CH2 पॉजिटिव लगा देते हैं, तो ट्राइंगुलर रिंग के अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर, ये इधर घूम रहे हैं और ये वाला इधर घूम रहा है, ये एक दूसरे को काफी रिपेल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअल में, तो ये एक्चुअल में ये ना होकर ये बॉन्ड थोड़ा ऊपर से ऐसे टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा बनाना बॉन्ड बोल सकते हैं आप इसे, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर से घूमते हैं बजाय कि ये बिल्कुल आमने सामने घूमे। और ये क्योंकि ऊपर से घूम रहे हैं तो ये इसे आसानी से जोड़ सकता है एक साथ, यानी कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से यहाँ डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाता है, इस तरफ से जाएगा तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि ये जो बॉन्ड था ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया, जिससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। और अगर इस तरफ से चला जाता है तो ये जैसे ये चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो ये तीनों स्ट्रक्चर इसके रेजोनेटिव, आप ये 2 ही बनते हैं, ठीक है, तीसरा तो नॉर्मल है, ये तीनों याद कर लो। और ये कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपको किसी जगह पर दिखाई दे तो इस मॉलिक्यूल को स्टेबल मॉलिक्यूल माना जाएगा किसी भी अदर कार्बोकैटायन से, अगर ऐसा कुछ बन रहा हो तो। क्लियर है बेटा, ये सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। आपके ये नोट्स ऑलरेडी देखो, ये लेक्चर नंबर 4 मिलेगा जीओसी के अंदर, वहां पर ऑलरेडी आपको मैंने ये अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम करते हैं आइसोमेरिज्म। तो भाई इनको जो हमने रेजोनेंस और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स किए और एरोमेटिसिटी की है, लास्ट लेक्चर में भी हमने यही किया था, तो इनको अच्छे से लिख कर याद कीजिए। जब तक आप लिख कर याद नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन अगर हम बता भी देंगे ना तब भी बेटा वो एक ही क्वेश्चन समझ में आएगा, सारे नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में वो अलग तरह से हो जाएगा। तो याद रखिए लिख कर। ऑर्गेनिक जीओसी फिर से करवा रहा हूँ, जितने लेक्चर करवा रखे ना जीओसी के, 5-6 लेक्चर में मैंने मेन और मोटी मोटी बातें कवर करवा रखी हैं, वो भी कर लोगे कि जीओसी हो जाएगी बहुत आसानी से। बट लिख कर याद करना इनको। जो भी नोट्स हैं डाउनलोड वहां से डाउनलोड कीजिए आप या चेक कीजिए फोन से, और उसके बाद नोटबुक पे लिख लो सीधा सीधा। तो देखो भाई आइसोमर क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, बट एटलीस्ट वन डिफरेंस, उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं मिल रही, इसका मतलब उनके अंदर के स्ट्रक्चर वगैरह में अरेंजमेंट में गड़बड़ आएगी, ठीक है। तो वो होते हैं आइसोमेरिज्म, सीधी सी बात है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म में एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर हम यहाँ पर करेंगे, स्टीरियो आइसोमर हम 12th में करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर मेन तो स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म है। और इसके अंदर अब देखो भाई, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर पार्ट होते हैं चेन, फंक्शनल, रिंग चेन, पोजिशनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटामेरिज्म। तो आज जो माधव ने पूछा था मेटामर और ट्यूटामर के बीच में डिफरेंस है ना, तो हम उसको भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी के सारे भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जनरल सी चीज है यहाँ से, लेकिन देखो ये सिर्फ 6 ही है बेटा, 3 ये रे, 3 ये रे, बस ये 6 कर लिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा करेंगे हम, टच करेंगे, बट ये 6 हो गए तो समझ लो आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इन 6 के एक एक दो एग्जाम्पल कर लो बस। 6 के अगर 1 के 2 एग्जाम्पल कर रहे हो तो 12 एग्जाम्पल हो गए, 12 मॉलिक्यूल लिख कर याद करने और नाम याद करने, हो गया यार, खत्म, है ना। अब बात आती है स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। स्ट्रक्चर वाले में तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ होगी, स्टीरियो आइसोमर के अंदर क्या होने वाला है भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो देखो, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं, एक कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं। कन्फर्मेशन का मतलब तो होता है ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये CH3 है, ये भी CH3 है ना। तो होगा क्या, सिंगल बॉन्ड जो है ये रोटेट हो जाए, ये HA, ये HB, मतलब अगर इस H को मैं A नाम दूं, इस H को B नाम दूं, तो B वाला ऊपर चला जाए, A वाला नीचे आ जाए, तो घूम गया ना, सिंगल बॉन्ड घूम सकता है। अब बॉन्ड जो है वो कोई रोड तो है नहीं कि अगर मान लो पेन है, पेन को अगर ऐसे घुमाओगे तो घूम नहीं सकता भाई, इलेक्ट्रॉन है वो तो खुद ही ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं दोनों, है ना। तो अगर उधर से कोई मॉलिक्यूल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है सबको। ये होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमर भी हम करेंगे, बाद में देखेंगे इसको हल्का सा, कन्फर्मेशंस क्या होती हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है, अब यहां देखना, फर्क तो सभी आइसोमर में अगर ध्यान से देखोगे उनके इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही फर्क होता है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर में ही फर्क है सब में, लेकिन कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल और स्ट्रक्चरल में क्या फर्क है। स्ट्रक्चर में तो सीधा स्ट्रक्चर बोल देते हैं, स्टीरियो में स्ट्रक्चर नहीं बोलते। स्टीरियो का मतलब है
चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे कन्फर्मेशन हो, दोनों में। स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जो जिनका जुड़ने वाला एटम तो सेम होगा। मतलब मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल वाला। ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ क्लोरीन जुड़ा है। अब यही कार्बन का क्लोरीन मैं यहां जोड़ दूं और H यहां जोड़ दूं, तो देखो एटम तो सेम कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो यानी कि जो जुड़ने वाला एटम है वो कार्बन तो सेम होगा उससे, लेकिन फिर भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। मतलब यहां जुड़ने की बजाय क्लोरीन अगर यहां जुड़ गया तो ये वाला क्लोरीन सीध में आ गया, दोनों एक सामने आ गए। इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। सिस सामने, अगर क्लोरीन यहां आ जाए तो और यहां H हो तो, और अगर जैसा ये बना रखा है क्लोरीन एक दूसरे के आर पार है, तो ये हो ट्रांस जाएगा ट्रांस, सिस और ट्रांस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बन जुड़ रहा है ना, जो कार्बन कनेक्ट है, कनेक्टिंग कार्बन या कनेक्टिंग एटम बोलेंगे, कनेक्टिंग एटम अगर सेम हो, कंफर्मेशन में भी देखो घूम रहा है, CH3 घूम रहा है ना, उसमें भी कार्बन कनेक्टिंग एटम है वो सेम है। तो कनेक्टिंग एटम अगर बदलता नहीं है तो वो होता है स्टीरियो आइसोमर। परफेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, लिख लो भले, चाहे वो ऑप्टिकल हो चाहे ज्योमेट्रिकल हो, कोई भी हो, चाहे कन्फर्मेशन चाहे कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी हो। तो कनेक्टिंग कार्बन अगर सेम हो तो वो हो गया स्टीरियो, अगर कनेक्टिंग कार्बन बदल जाए तो वो हो गया स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर के 6 टाइप करेंगे तो उसमें मैं हर बार बात करूंगा कि कनेक्टिंग कार्बन बदल रहा है। स्टीरियो में कनेक्टिंग कार्बन नहीं बदलता, कनेक्टिंग कार्बन के साथ वाले एटम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन कनेक्टिंग कार्बन नहीं बदलेगा, सीधी बात। चलिए तो बढ़ते हैं, सबसे पहले चेन आइसोमर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है भाई, चेन आइसोमर का मतलब चेन बदल गई। अब एक सिंपल चेन है, जैसे इन्होंने दिखा रखा है एग्जांपल, है ना, स्केलेटन चेन। देखो डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, चेन अलग हो गई। चेन का मतलब स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, हड्डियों का ढांचा। अब आप सिंपली से ये देख सकते हैं, स्केलेटन वर्ड याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया। जैसे आपकी हड्डियां है ना, मेरी उंगलियां लगा लो, 5 हैं एक हाथ में, मैं इस अंगूठे को यहाँ से उखाड़ के और यहाँ लगा देता हूँ बीच में, तो मेरी बॉडी के स्पेयर पार्ट तो उतने ही है ना, उतने ही, बट मेरा हड्डियों का ढांचा बदल गया। समझ में आ गया सबको? ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर या चेन आइसोमर। मतलब एक चेन में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांचिंग हो, भले ही मान लो इस चेन में ब्रांचिंग है, 5 ब्रांचिंग है मेरे हाथ में, है ना, तो मैं एक ब्रांचिंग को तोड़ के किसी दूसरी ब्रांचिंग के ऊपर लगा देता हूँ, तो चेन बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गया, दैट इज इट। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा, सिंपल सा है। यहाँ इसके एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत ध्यान से ये वाले एग्जांपल करने, वो वाले नहीं, ये वाले। एन हेक्सेन, 6 कार्बन की नॉर्मल हेक्सेन, एन का मतलब नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन, सीधी चेन है। और 2 मिथाइल पेंटेन, 6 ही कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन भी टोटल काउंट करोगे उतने ही रहेंगे, मैंने इसकी काउंटिंग कर रखी है 1 2 3 4 5। बीच में सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच जुड़ गई, मेरा अंगूठा तोड़ के और यहाँ पर ऊपर लगा दिया किसी डॉक्टर ने पकड़ के, है ना, इस जगह पर हाथ के उल्टी साइड में, तो भाई डेफिनेटली क्या हुआ कि मेरी चेन बदल गई, मेरा स्केलेटन बदल गया। तो वो है तो मेरा ही स्पेयर पार्ट, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट भी बॉडी में उतने ही रहेंगे, इसको बोलते हैं चेन आइसोमर। एग्जाम्पल याद रखना, नाम याद रखना, बस 2 ही चीजें याद रखनी है, एग्जाम्पल और नाम, सब समझ आ जाएगा। तीसरी चीज की मतलब ये स्क्रीन मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्रीन है अभी जो आपके सामने चल रही है, इसको नोटबुक पर नोट कर लो, बड़े आराम से बना सकते हो। 6 कार्बन की चेन और फिर CH3 जोड़ दो, बस खत्म। नेक्स्ट देखो, पोजीशन आइसोमर। अब हम पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। पोजीशन आइसोमर के अंदर देखो मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, इनकी जो पोजीशन होती है ये बदल जाती है बस, और कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल कार्बन चेन रिमेन्स द सेम इन पोजिशनल आइसोमर। मतलब अगर कोई डबल बॉन्ड है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, एल्केन वाली चेन का सब्स्टिट्यूएंट है, वो जो है वो उसका स्केलेटन चेन के ऊपर उसकी पोजीशन बदल जाएगी बस। सिंपल इसे याद रखने का तरीका, मतलब आप ये याद रख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमर, ऐसे नाम रख लो इसका, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमर। ये वर्ड याद रख लो, समझ लो ये आ जाएगा कैसे, इसका एग्जांपल याद करो, वहीं से समझ आ जाएगा। जैसे ये देखो 4 कार्बन की चेन है, बिल्कुल डबल बॉन्ड यहाँ है पहले और दूसरे कार्बन के बीच में, पहले और दूसरे, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो दूसरे के साथ भी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पहले और दूसरे के बीच में। अगर ये डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच में आ गया तो सेकंड और थर्ड के बीच में,
बाकी सब कुछ सेम है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंजिंग, पोजिशनल आइसोमर। समझ में आ गया बेटा सबको? यस क्लियर सर। है ना? नीचे एक और एग्जांपल दे रखा है, OH लगा रखा है, अल्कोहल है 1 2 3, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ओल, 1 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि डिफॉल्ट में 1 पोजीशन होती है। प्रोपेन 2 ओल, सेकंड कार्बन पर हमने अल्कोहल लगा दिया, प्रोपेनोल, प्रोपेन 2 ओल, दैट्स इट। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सब सेम है। और 3 कार्बन की चेन थी, प्रोपेन था, वो नीचे भी प्रोपेन ही रहेगा, प्रोपेन नहीं बदलेगा, ये याद रख लेना। OH जो है उसकी पोजीशन बदलेगी। यस माधव बेटा, क्या डाउट आपका? सर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं बदलेगी ना, सेम ही रहेगी ना? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगी तभी तो आइसोमर है यार, आइसोमर का मतलब ये होता है। तो अगर को सब कुछ सेम रहेगा तो फिर बदलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है, मेरा ओके अंगूठा सर। काट के अगर यहाँ लगा दोगे यहाँ पर, तो मैं किसी चीज को ग्रिप करूंगा, यहाँ अंगूठा है ही नहीं, तो सिर्फ 4 फिंगर से ग्रिप करूंगा, मेरी ग्रिप कमजोर नहीं हो जाएगी? और यस अगर सर, आपको फिर कर ही लगता नहीं है, पाओगे। नहीं कर तो लूंगा मैं 4 फिंगर से भी, जिनका अंगूठा नहीं वो ग्रिप तो कर लेंगे किसी चीज को, यूं पकड़ तो लूंगा मैं, लेकिन उसमें नहीं जान सर, उतनी नहीं नहीं कर रहेगी, पाओगे। है ना? उसमें जान इतनी नहीं रहेगी। अगर किसी को लगता है कि मैं तो 4 ही फिंगर यूज करता हूँ, अंगूठा यूज नहीं करता, ऐसा लगता है, तो फिर आप याद रखिए, अपने आप को पुलअप करते हैं ना बच्चे, वो यूं पुलअप, सिर्फ यस ये सर। दोनों दोनों हाथों की ये दोनों फिंगर से ऐसे पुलअप करके देखना, फिर 3 से करके देखना, फिर 4 से करके देखना, समझ में आएगा फर्क, कितना फर्क होता है। यानी कि ये फिंगर से ओके जोर सर। लगाती है, ये फिंगर से ही जोर लगता है, याद रख लेना, है ना? कितने पुलअप लगा सकते हो आप लोग? लगाता है कोई पुलअप? रितेश लगाता है, कितने पुलअप कर लेते हो एक बार में? मैक्सिमम 10 सर। मैक्सिमम 10। चलो अच्छा है, बढ़िया है। ये याद रखना, 10 इज ए गुड नंबर, है ना? रितेश बोल रहा है 10 से 15, बहुत बढ़िया बात है। 10 इज ए गुड नंबर। तो अगर अपने आप को हमेशा क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, हेल्दी, है ना? 15। हेल्दी रखना चाहते हो, आपकी बॉडी अगर 50 की उम्र तक, 50 या 60 की उम्र तक अगर 10 पुलअप लगातार करती रही लाइफ टाइम, तो समझ लेना आप हमेशा हेल्दी रहोगे। 10 पुलअप, दैट इज द गुड डाटा। सर मैं भी रोज एक पुलअप लगाता हूँ। रोज एक? ओनली 1? यस सर। अरे नंबर बढ़ाओ यार। रोज एक लगाओ, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 10-15 दिन में 10 तक पहुंच जाओगे, है ना? और लगातार उसे कंटिन्यू रखोगे तो डेफिनेटली फिर आप 10 से ज्यादा भी कर लोगे, है ना? 15 भी कर सकते हो आसानी से। 15 पुलअप करना आपकी एज में कोई बड़ी बात नहीं है। 15 पुलअप मैं 15 कर लेता हूँ, पता है? अब किसी को यकीन नहीं आएगा ना कि सर ऐसे छोड़ रहे होंगे। अब क्या बताऊं, मैंने और मैं भी 15 मतलब करता हूँ। 10th क्लास से लेकर और आज तक मैं पुलअप कर रहा हूँ, रेगुलरली नहीं, बीच बीच में छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी 10th क्लास से कर रहा हूँ। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 23 पुलअप किए थे मैंने एक बार, 23। बट वो रेगुलर फॉर्म में नहीं है, मैं 15 ही रेगुलर करता हूँ, मतलब 15 का एक सेट लगाता हूँ मैं जरूर, है ना? तो वो करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई पोजिशनल आइसोमर की बात कर रहे थे हम। ऑप्टिकल आइसोमर सिलेबस में नहीं है क्या? ऑप्टिकल आइसोमर बेटा 12th क्लास में आएगा, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन है, करवा तो दूंगा। कायरल कार्बन 12th में डिटेल में आता है, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी हम जो कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से रिविजन कर रहे हैं क्लास की, ठीक है? अभी आप लोगों को ये आ जाए बहुत बढ़िया बात है। इतना आने के बाद मुझे आपको 12th में पढ़ाना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए मैं चाहता हूँ हर बच्चे को ये तो पक्का फिंगर टिप्स पे रटाओ, ये याद रख लेना, वरना 12th में फिर आप लोग ऑर्गेनिक के नाम से भागोगे कि ऑर्गेनिक आ गई, ये तो हमें आती नहीं, नाम ही नहीं सुना होगा। तो देखो भाई, ये अल्कोहल हो गया, इनके डेफिनेटली सबके प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, सबकी अलग होती हैं आइसोमर्स की। अब आपको लगेगा कि क्या बहुत बड़ा डिफरेंस होता है? डिफरेंस तो कहीं कहीं किसी किसी प्रॉपर्टी में पड़ता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस पड़ जाएगा, हो सकता है केमिकल पॉइंट, केमिकल कोई एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो उसमें डिफरेंस ना पड़े, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस पड़ सकता है ना? किसी एक दूसरी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस हो सकता है पड़ जाए, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर में ना भी पड़े, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाती है। यस जतिन बेटा। सर जो आपने अभी चेन आइसोमेरिज्म में एग्जांपल बताया था सर, वो भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो सकता है ना? कौन सा?
जो चेन आइसोमेरिज्म में आपने एग्जांपल बताया था अभी। चेन पोजीशन कैसे होगा? चेन अलग है। देखो चेन में क्या था, अब मैं आपको चेन आइसोमर उसका एग्जांपल जो था कौन चेन का बेटा, लो पीछे चेन का एग्जांपल ये है, ये था चेन का एग्जांपल। इसमें पोजीशन, आपको इसमें पोजीशन लग रहा है कुछ? इज दिस? जी सर, पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं हो सकता सर ये पोजीशन का नहीं होगा, मैं बताता हूँ। थोड़ा आप जहां जा रहे हो मैं समझ रहा हूँ। देखो अब मैं बताता हूँ चेन और पोजीशन में मेनली डिफरेंस क्या है। देखो ये तो थी स्ट्रेट चेन, ये ब्रांचिंग वाली, तो ये तो प्योरली चेन आइसोमर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर सेम हो सकते हैं? कहीं भी, मतलब कहीं कहीं। जैसे अगर मैं ये मान के चलो, ये मेरे पास कितने कार्बन में, 6 कार्बन की चेन है और मैं यहां पर लगाता हूँ CH3, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन इनमें पूरे कर लेना अपने हिसाब से। तो 1 2 3 4 5 6 जहां पर ब्रांचिंग आती है उसको नियरेस्ट पोजीशन देते होते हैं, यानी काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे, इधर से मत करना, ये गलत है ना। CH3 आ गया। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, ठीक है। इसी को ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 ही कार्बन है इसमें, 6 है। मान के चलो मैं यहां पर लगा रहा हूँ CH3, तो आप इस तरफ से काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि 4th नंबर पर आएगा, इस तरफ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। अब देखो 3rd नंबर पर CH3 ग्रुप है, यहां पर कौन से नंबर पर है? यहां पर Second। 2nd नंबर पर है। इसमें कार्बन की चेन में कोई फर्क पड़ा क्या? चेन पहले भी 6 मेंबर की चेन थी, अब भी 6 मेंबर की ही चेन है। चेन का मेंबर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, मेन चेन, पेरेंट चेन सेम है, 6 है। और जो ग्रुप लगा हुआ है वो भी सेम है, वो CH3 है दोनों कार्बन की चेन्स में, लेकिन ग्रुप की पोजीशन बदल गई। ग्रुप का काम कर रहा है CH3, तो ग्रुप की पोजीशन बदल गई। ये वाला एग्जांपल है पोजीशन आइसोमर का। ये सबको समझ में आया भाई? ये पोजीशन आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर के एग्जांपल से दोनों। लेकिन ये वाला एग्जांपल, यहां पर तो चेन थी नहीं, यहां चेन पैदा हो गई CH3, ये है चेन आइसोमर। समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि इसमें इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है और ये 5 कार्बन की है। भाई कार्बन की चेन का पेरेंट एटम ही गड़बड़ा जाए तो वो चेन में फर्क आ गया, चेन में फर्क आ गया। सीधे चल रहे थे 1 2 3 4 6, अब बीच में अचानक से एक साइड कट मिल गया, तो यानी कि चेन में गड़बड़ आ गई। लेकिन वहां जो पोजीशन आइसोमर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की गिनती अब भी 6 की है, तो चेन में कोई गलती नहीं है, मेन चेन वही है। लेकिन चेन की ब्रांचिंग में पहले दूसरे नंबर पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, अब तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली ब्रांचिंग में गड़बड़ है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। तो ये ऐसे चेन और पोजीशन में ये डिफरेंस है। तो पोजीशन का मतलब है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, सीधी बात। तभी मैंने आपको बोला देखो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, OH की पोजीशन बदल रही है, तो CH3 की भी पोजीशन बदल सकती है। बिल्कुल CH3 की पोजीशन भी बदल सकती है, तो वो भी बदल जाएगी, तो भी वो पोजीशन आइसोमर होगा। चेन और पोजीशन सबको क्लियर है सारे के सारे? यस। इनके एग्जाम्पल जरूर याद करना, मिनिमम 1 एग्जाम्पल, और ज्यादा से ज्यादा बना के देखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वरना DPP करना तो बेस्ट है। बेस्ट तो यही है कि आप DPP करो या NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सीधी बात। अब आगे देखो, यहाँ इन्होंने स्पेशली उसको बता रखा है, देखो जरा। पहले कार्बन पर NO2 लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर NO2 है, पोजीशन आइसोमर, सिंपल। ये चेन आइसोमर है भाई। देखो ये एक स्पेशल एग्जांपल है। फर्स्ट कार्बन ये रहा, CN साइनाइड है ना, साइनाइड ग्रुप को ही पहला कार्बन काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 कार्बन की चेन है। अब यहाँ साइनाइड ग्रुप में देखो अब ये क्या हो रहा है पता है, साइनाइड को 1 2 3 कार्बन की चेन 3 कार्बन की रह गई, पहले कितनी थी, 4 कार्बन की। अब आपको अगर ऐसा लगे कि ये साइनाइड है और ये भी साइनाइड है, ये साइनाइड पहले कार्बन पर था, ये साइनाइड दूसरे कार्बन पर है, पर ध्यान देना कार्बन ये वाला काउंट होगा कार्बन की चेन में, तो साइनाइड में कार्बन की चेन यहां से स्टार्ट होगी, 1 कार्बन ये होगा। अगर आप इसी को काउंट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप अगर सिर्फ साइनाइड को एज ए ग्रुप लोगे तो आपको लगेगा कि ये पोजीशन आइसोमर है, जबकि साइनाइड जो है वो उसका कार्बन चेन में है, चेन में इंक्लूडेड है, और वो फर्स्ट कार्बन है, तो या तो इधर जाएगी चेन या इधर। तो देखो चेन का नंबर, यहाँ 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ 3 कार्बन की चेन है, चेन में बदलाव आया, चेन में, इसलिए ये चेन आइसोमर है। समझ में आया? जी सर। क्लियर है सबको?
तो ये वाला एग्जाम्पल भी स्पेशल केस है, इसको भी याद कर लो, दो दो एग्जाम्पल याद कर लो यार, बस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो अब जरा, फंक्शनल आइसोमर। तो चेन और पोजीशन हमने कर लिया, चेन का मतलब चेन 3 मेंबर की है तो 4 की हो जाए या 2 की रह जाए, जैसे भी है ना, इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में कम या ज्यादा हो जाए और बाकी सारे एटम टोटल सेम रहे, चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, चेन जो पेरेंट चेन है वो सेम रहेगा, चेन और पोजीशन। अब आता है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर भी, इसमें अब अगर मैं कहूं कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, वो तो पोजीशन आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर चेंज होती है तो पोजीशन आइसोमर, लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। अब अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो मॉलिक्यूल बदल नहीं जाएगा, नंबर ऑफ एटम अलग नहीं हो जाएंगे, नहीं होते। जैसे अल्कोहल और ईथर है, अल्कोहल में भी एक ऑक्सीजन होता है, ईथर में भी एक ही ऑक्सीजन लगा होता है, तो ये आपस में गड़बड़ हो गया ना। तो अब यहां हम बात करते हैं, जैसे ये देखो NH2 लगा हुआ है, यहां पर भी NH लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो एमाइन ही है, लेकिन भाई ये है 1 डिग्री एमाइन और ये है 2 डिग्री एमाइन, तो 1 और 2 डिग्री एमाइन फंक्शनल आइसोमर्स है। फंक्शनल ग्रुप बदल गया, वो 1 डिग्री था ये 2 डिग्री हो गया। ये समझ में आया। और तीसरा देखिए, ये 3 डिग्री अमाइन है, नाइट्रोजन एक ही लगेगा, तो ये ग्रुप तो आते होंगे ना सबको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन क्या होता है, ये तो पता होगा फंक्शनल ग्रुप। जी सर। या ये भी साफ है, अच्छा तो कम से कम फंक्शनल ग्रुप नेमिंग में हमने किए थे सारे यार फंक्शनल ग्रुप, मैंने तो करवाए थे कम से कम। अब आपने जिन भी टीचर से पढ़े होंगे वहां उन्होंने भी पक्का करवाए होंगे फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब आगे देखो जरा, तो ये हो गया, ठीक है जी। अब एक और ईथर, ये रहा, ये मैंने एग्जांपल मेरी तरफ से लिख रखा है, ये देखो ईथर ROR CH3O CH3 और अल्कोहल CH3 CH2OH। अल्कोहल और ईथर, ये अल्कोहल है पता है अच्छे से, ये ईथर है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों में सेम है, टोटल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम रहता है, तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। एक अल्कोहल था एक ईथर हो गया, बड़ा आसान है ये तो, बिल्कुल आसान है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए। जैसे नीचे वाला देखो बेंजाइल अल्कोहल लिख रखा है और ऑर्थोक्रिसोल लिख रखा है, ये रहा बेंजाइल अल्कोहल और ये ऑर्थोक्रिसोल, तो देखो भाई ये फिनोल है ना, ये इतना इतना फिनोल है। अब देखो मैंने यहाँ पर फिनोल लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिनोल है, इतना इतना फिनोल है। ऑर्थो पर क्या लगा हुआ CH3, तो ऑर्थोक्रिसोल भी बोलते हैं इसको, ये नाम भी है इसका, ये याद रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर OH हो तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, 3 ग्रुप होते हैं बेंजीन के, है ना। तो बेंजाइल का मतलब है CH2 के, बेंजीन के ऊपर ये CH2 है, इसके साथ एक वैलेंसी खाली है, ये है बेंजाइल। अगर यहाँ CH हो, 2 वैलेंसियां खाली हो, बेंजल, ZAL आएगा, बेंजल। और अगर H यहाँ ये भी ना हो, C हो अकेला, 3 वैलेंसियों पे कुछ लगा हो, तो उसको बोलते हैं बेंजो, ये बेंजो हो जाएगा, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ठीक है। ये भी नेमिंग में आता है, बट अगर नहीं याद है कोई खास बात नहीं, ये कभी कभी यूज होता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो। देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में एक में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एक में होता है कीटोन ग्रुप यार, फंक्शनल आइसोमर है, बस बात खत्म। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज +2 के अंदर 12th क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, मत चिंता करो। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आता है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर, तो वहां पर करेंगे। देखिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, अभी आप लोगों की डिमांड क्या है, आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं पता, आइसोमेरिज्म नहीं पता, उनमें कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। तो मेरा मूड है कि आपको बेसिक अच्छे से आ जाए। आप लोग अगर इसमें डीप पूछोगे, कुछ चीजें 12th की भी हैं, तो वहां पर मत जाओ अभी के लिए, तो क्योंकि ये कर लो, ज्यादा पूछने से ज्यादा करना बेटर है इस टाइम पर, बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए। मैं बहुत दूर तक बता सकता हूँ, 12th का क्या, BSc का भी बता दूंगा, MSc का भी बता दूंगा, आफ्टर MSc भी करवा दूंगा, मैंने करवा रखा है ना। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। बेंजो बताऊं, चलो ये फिर से बताता हूँ, हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा। देखो क्या होता है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजीन रिंग पर यहाँ कार्बन लगाया, इसके 3 वैलेंसियां खाली है, बेंजो, ये होता है बेंजो। मेरे साथ साथ नोटबुक में वो कर लो, ठीक है। और अगर बेंजीन के साथ में ही यहाँ इस कार्बन पर 2 वैलेंसियां खाली है, मतलब एक H लगेगा, है ना, तो ये बनेगा बेंजल,
बेंजल। और अगर यहाँ CH2 लगा हुआ है और एक वैलेंसी खाली है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो होगा ये होगा बेंजाइल, जो कि ऊपर दिखा रखा है बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल मतलब इसके साथ OH लगा दिया उसने तो अल्कोहल बन गया, ये बन गया बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल, दैट्स इट, ये वो बनेगा। तो इस तरह से बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये 3 नेम है। क्लियर है माधव बेटा? हालांकि ये भी यस सर। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको सोचो कि ये मेरे को आना ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है, तो कभी फिर भी चलते फिरते हो जाता होता है ऐसी चीजें, है ना। तो अल्कोहल और फिनोल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये अल्कोहल था, नॉर्मल अल्कोहल, कार्बन के साथ में OH लगा है, और बेंजीन के साथ OH लगा है, तो ये फिनोल हो गया भाई। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप बदल गए, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर है। अब एक और ये देखो भाई, ये मैंने नेम दिखा रखा है, टर्शरी अमाइन का नाम कैसे लिखते हैं। टर्शरी अमाइन में N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन अमाइन। क्या है इसमें, मान लो ये 2 कार्बन की चेन है, ये 1 कार्बन की चेन है, और ये 3 कार्बन आपकी की चेन। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है सर। आ रही है? भाई आप लोग चेक कीजिए मेरी आवाज आ रही है तो। आई डोंट थिंक कि मेरी तरफ से कोई गड़बड़ है। तो देखो जैसे यहाँ नाइट्रोजन के साथ में 3 अलग अलग कार्बन की चेनें हैं। अब आप ना ये मिक्स कभी मत करना कि आप ऐसे काउंट कर रहे हो 1 2 फिर इसको छोड़ दिया, फिर 3 4 5। अगर बीच में कोई एटम आ जाए जो कार्बन की चेन की कंटिन्यूटी को तोड़ता हो, तो कार्बन की चेन वहां टूट गई, फिर आप दूसरी चेन को अलग तरीके से काउंट करोगे। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो यहाँ 3 अलग अलग चेनें, आप ध्यान दे लेना, क्योंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन की चेन ये है, 2 की ये है और 1 की ये है, सॉरी। तो 3 अलग अलग कार्बन की चेनें हैं यहाँ पर, और जो तीनों चेन है उनके तीनों के अलग नाम रखने हैं। तो एक का नाम हो गया मिथाइल, दूसरे नाम हो गया इथाइल, तीसरे नाम हो गया प्रोपाइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। लेकिन मेन चेन कौन सी, जो सबसे लंबी चेन है वो मेन है, प्रोपाइल का नाम होगा प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन के साथ अब हम अमाइन वर्ड किसके साथ जोड़ेंगे, प्रोपेन के साथ, क्योंकि ये अमाइन है। नेमिंग बता रहा हूं यहाँ पे हल्की सी। प्रोपेन के साथ में अमाइन वर्ड, मेन चेन हमारी होगी सबसे बड़ी, उसके साथ अमाइन वर्ड जोड़ेंगे तो प्रोपेन अमाइन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, प्रोपेन अमाइन। और ये वाले ग्रुप क्या होंगे, मिथाइल और इथाइल, ये होंगे नॉर्मल ग्रुप, तो इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम होगा इथाइल। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप N के साथ, तो N मिथाइल। इथाइल भी N के साथ जुड़ा है, ये तरीका है, स्टाइल है भाई लिखने का। N इथाइल, N मिथाइल, पहले कौन सा लिखा जाएगा, मिथाइल या इथाइल? ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो N इथाइल, भले ही ई बड़ा हो। आप ये मत सोचना जो ग्रुप बड़ा है उसको लास्ट में लिखेंगे, नहीं, जो पहले आता है अल्फाबेटिकली, लास्ट वाला रूल तो सिर्फ लास्ट चेन के लिए है। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, N इथाइल, N मिथाइल, और प्रोपेन मेन चेन थी, प्रोपेन का साथ अमाइन लगेगा। ये टर्शरी अमाइन को लिखने का तरीका है, नेमिंग को लिखने का, याद कर लेना। हल्की सी नेमिंग भी आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद आता है मेटामेरिज्म। तो भाई अभी तक हमने किया नॉर्मल नॉर्मल चीजें की है, ठीक है। फंक्शनल कर लिया, उसमें फंक्शनल ग्रुप में गड़बड़ मिलेगी, पोजीशन वाले में पोजीशन अलग मिलेगी, किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, और चेन वाले में तो चेन अलग मिलेगी, बस सीधी सी बात है। मेटामेरिज्म अब क्या होता है, तो भाई रिलेटिव पोजीशन, यहाँ अब ये थोड़ा सा खतरनाक वाला है। Structural isomer in which difference in the relative position of alkyl group around the polyvalent atom or functional group। alkyl group की relative position अलग होती है, ठीक है। अब इसे पोजीशन आइसोमर क्यों नहीं कहते, ठीक है। अगर हम कहें वो तो पोजीशन में था सर, पोजीशन बदल जाए, वहां पोजीशन भले ही बदल जाए, उस पोजीशन में कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स की चेन नहीं बदलती, यहाँ चेन बदलेगी। अब इसके कहने का भावार्थ समझना थोड़ा सा, मेटामेरिज्म का मतलब क्या है। देखो CH3, फिर मैं CH2 लगा रहा हूँ, फिर ऑक्सीजन लगा रहा हूँ, फिर CH2 लगा रहा हूँ, फिर CH2 लगा रहा हूँ, फिर CH2 लगा रहा हूँ, फिर CH3 लगा रहा हूँ, ठीक है। ये CH3 है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ है 2 कार्बन, और इधर कितने हैं, 4 कार्बन। अब अगर मैं ये कर दूं CH3 CH2 और फिर से CH2, फिर O है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, और फिर CH3 है, क्या हुआ, 3 कार्बन 3 कार्बन, बीच में क्या लग रहा है O। आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है, ये सेकंड कार्बन पर था और ये थर्ड कार्बन पर आ गया, ऐसा। अभी अभी मैंने एक चीज बताई थी कि अगर ये 2 कार्बन कंटिन्यू है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, तीसरा कार्बन, कैसे इसे तीसरा कार्बन काउंट कर लोगे, नहीं, ये चेन अलग है,
ये चेन अलग है, सेम टू सेम ये कार्बन की चेन अलग है, ये अलग है। तो देखो चेन दोनों अलग है और चेन को बीच में जो तोड़ने वाला जो एटम है, जो चेन को ब्रेक कर रहा है, वो अलग अलग पोजीशन पर है। तो देखने में ये पोजिशनल आइसोमर लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसी को मेटामेरिज्म कहते हैं। समझ में आ गया बेटा मेटामेरिज्म? फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ या तीनों तरफ कार्बन की चेन का नंबर अलग अलग हो, क्योंकि तीनों या दोनों जो कार्बन की चेन है वो अलग अलग काउंट होती है। तो आप इसे फंक्शनल ग्रुप नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, कार्बन की चेन का नंबर चेंज हो रहा है यार। दोनों तरफ जो कार्बन की चेन है उनका नंबर चेंज हो रहा है। हल्का सा लिटिल एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करने वाला है। तो इसकी जब ये थ्योरी समझते हो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है अजीब सा। तो यहाँ कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? जैसे ऑक्सीजन, जो भी मैंने एग्जांपल दिया, सल्फर, सेम ऑक्सीजन की जगह डाल दो। सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी एक गड़बड़ वाला है ना, ये वाला एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, एसिड अमाइड वाला ग्रुप, NH, N वाला तो हमने अभी किया ही था, NH और N वाला, है ना। पीएच, फोस्फोरस भी ऐसा करता है। तो अगर हम NH और N की बात करें तो क्या ये वाला जो एग्जांपल अभी अभी हमने किया, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये तो फंक्शनल ग्रुप में आ रहा था, है ना। और यहां इन्होंने किस में बता दिया? मेटामेरिज्म में। डिफरेंस क्या है? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है मुझे डिफरेंस? माइनर सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है कोई? देखो ध्यान देना, जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो ये और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तीनों ही एक एग्जांपल को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल है। लेकिन जब हम मेटामर की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? हम इसको नहीं ले सकते, इसको ले ही नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? तो किसे लेंगे? इसे भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको 3rd डिग्री वाले को भी नहीं। हम लेंगे 2 डिग्री वाले को, ये 2 डिग्री वाला और एक और ऐसा ही 2 डिग्री वाला। मतलब मैंने CH3 लगाया, मान लो 4 कार्बन की चेन होती और इधर भी CH3 और ये CH2 होता, 4 कार्बन की चेन। तो यहां मैं लगा देता हूँ NH, ठीक है। इसके बाद में मैं CH2 और CH3 लगा देता हूँ, 3 इधर 1 इधर। यहाँ क्या है? 2 इधर 2 इधर। मतलब मैं दोनों तरफ 2 डिग्री वाला एमाइन ले रहा हूं और उसके अंदर देखूंगा तो वो होगा मेटामर। बट अगर मैं 1 2 3 डिग्री तीनों ले रहा हूं तो ये होंगे फंक्शनल ग्रुप। और सिर्फ 2 डिग्री ले रहा हूं या सिर्फ 3 डिग्री ले रहा हूं, 1 डिग्री का तो बनेगा ही नहीं मेटामर, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की चेन तो हो ही नहीं सकती 1 डिग्री की। NH2 लास्ट में लगा होता है। तो 2 डिग्री में नाइट्रोजन बीच में आता है, 2 चेनें अलग हो जाती है। तो 2 डिग्री का एग्जांपल ले सकते हो, 3 वाला भी ले सकते हो। लेकिन 3 का ले रहे तो दोनों 3 के एग्जांपल होने चाहिए। दूसरा एग्जांपल भी 3 का होगा, तब हम बोलेंगे कि वो मेटामर है। अगर 3 और 2 को कंपेयर कर रहे हो, या 3 और 1 को, या 1 2 3 तीनों को कंपेयर कर रहे हो, तो वो क्या है? पोजीशन है। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। थोड़ी सी ये डीप बात है, तो ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आपके बोर्ड में ऐसा एग्जांपल नहीं आएगा यार, बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके बोर्ड लेवल के जितने भी एक बार टीचर्स और होते एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। एक बार और एक्सप्लेन करूं? ठीक है, सुनो। यहाँ इन्होंने दिखा भी रखा है यार, देखो मेटामेरिज्म को। मेटामेरिज्म का मतलब है कि आप अगर 2 डिग्री का एग्जांपल ले रहे हो, देखो ये रहा, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन 2 डिग्री में यहाँ कार्बन 2 है, इधर भी 2 है, सेम एग्जांपल लिया इसने, है ना। और इधर कितने? 1 2 3, और ये टोटल कार्बन तो 4 ही रहेंगे। ऑब्वियस है, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं बदल, कोई भी एटम बदलेगा नहीं। तो ये भी 2 डिग्री का एग्जांपल है, ये भी 2 डिग्री का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, 1 कार्बन की चेन। तो यानी कि अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन अलग अलग होती है दोनों एग्जांपल्स में, और टोटल नंबर ऑफ एटम तो सेम होने चाहिए, फॉर्मूला टोटल सेम रहेगा हमेशा, वो नहीं बदलेगा। आप यहाँ नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दो, एक में दूसरे में नाइट्रोजन लगा दोगे, वो तो कभी आइसोमर हो ही नहीं सकते। उनकी तो प्रॉपर्टी हमेशा अलग ही आएंगी। ऑब्वियस, एटम ही बदल दिया तो प्रॉपर्टी अलग ही रहेंगी, वो तो मॉलिक्यूल ही अलग हो गया। लेकिन आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल सेम रहता है, नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं, लेकिन उनका अंदर से कुछ गड़बड़ होती है। तो ये 2 डिग्री का एग्जांपल, वो भी 2 डिग्री का एग्जांपल, दोनों 2 डिग्री के एग्जांपल है, तब ये मेटामर होंगे, क्योंकि दोनों में कार्बन की चेन इधर उधर है। समझ में आ गया मेटामर क्या होता है? अब इसी के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल लें तो फंक्शनल ग्रुप देखो क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं 3 कार्बन की चेन बना रहा हूँ, CH2
CH2 और यहाँ लगा रहा हूँ NH2। ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C3, H कितने हैं? 3 और 4 7 और 2 9 और N लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा देखो, 2 डिग्री अमाइन ले रहा हूं, यहां पर मैं क्या करूंगा? CH3 फिर NH फिर उसके बाद CH2 फिर CH3, ठीक है। अब देखो जरा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन भी 9 है ना, और नाइट्रोजन 1 है। ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री। जब 1 डिग्री और 2 डिग्री, इसको बोलेंगे हम फंक्शनल आइसोमर। ये फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया भाई, 1 डिग्री से 2 डिग्री। नॉर्मल फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, लेकिन एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री है, फंक्शनल आइसोमर हो गया, फंक्शन ही बदल गया। इसको आप मेटामर से कंफ्यूज मत करना। अब मेटामर में क्या हो रहा है? दोनों एग्जांपल 2 डिग्री के लो या दोनों एग्जांपल 3 डिग्री के लो, 1 डिग्री का एग्जांपल नहीं चलेगा इसमें। क्यों? क्योंकि मेटामर कहता है कि जो एटम आप ले रहे हो, जिसको देख रहे हो सेंट्राइज, उसके दोनों तरफ कार्बन की अलग अलग जब चेन लगी होती है, तभी हम मेटामर को डिफाइन करते हैं। तो यहां अगर हम NH2 को लेते हैं तो इसमें तो एक ही तरफ चेन है, दूसरी तरफ है ही नहीं, तो ये तो एग्जांपल होगा ही नहीं। इसका तो एग्जांपल बना ही नहीं सकते, इसका एग्जांपल बना सकते हैं जो इन्होंने बना रखा है। देखो समझ में आ गया मेटामर? यस सर। तो जब इस तरह दोनों से तरफ कार्बन होती है, क्या बेटा? सर जब दोनों तरफ कार्बन होती है तब मेटामरिज्म होता है, हाँ, और जब सर एक तरफ नहीं होती तब आइसोमरिज्म होता है। बिल्कुल। अब एक और खास बात, जैसे इन्होंने वो एग्जांपल तो समझ में आ गया, जैसे इन्होंने C डबल बॉन्ड O दे रखा है भाई, इसके दोनों तरफ भी यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3 ऐसे लगाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन की चेन यहाँ बदल जाएगी। ये भी मेटामर का एग्जांपल आएगा। इसमें आप ये सोचो कि सर ये तो कीटोन ग्रुप था, कीटोन ग्रुप की पोजीशन डबल बॉन्ड O की पोजीशन बदल रही है, तो हम पोजीशन बदल सकते हैं। अब ये भी कंफ्यूज करेगा, समझ में आया? तो इन एग्जांपल्स को ध्यान से करना, इसके कुछ और एग्जांपल भी कर लेना, मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं डालूंगा आपको, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो सिर्फ जो दिए हुए एग्जांपल सिर्फ वो करो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है। अब एक FMCP का रूल लगता है भाई, FMCP। मान लो कि जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता उस एग्जांपल से, जितना समझ में आया पहले उतना कर लो, बाद में वो वाला रूल बाद में करेंगे। मतलब कुछ जब आप कुछ पढ़ोगे ना तो कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, कुछ चीजें याद कर लो, जो कुछ कंफ्यूजन्स आए फिर अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तभी इसलिए बोला था पहले बेसिक कर लो यार, अच्छे से बेसिक कर लो, उसके बाद में जब क्वेश्चन लगाओगे तो बढ़िया लगेगा। अब मैं आपको करवा देता हूँ बेसिक, फिर आप घर पे जाके क्वेश्चंस नहीं लगाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो ये एक गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो डेफिनेट है वो पीछे वाला भूल जाओगे, फिर मैं उसके एग्जांपल को थोड़ा और टफ करने की कोशिश करूंगा और वो आपको टफ वाला एग्जांपल समझ ही नहीं आएगा, है ना? दैट इज वाई कहा जाता है कि भाई मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से। तो देखो, मैं सबसे पहले देखूंगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है ना, या फंक्शनल ग्रुप ही बदल जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप में तो फंक्शनल ग्रुप बदलता है, पोजीशन नहीं, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का देखा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बदल रहा, फिर देखा जाता है मेटामर, फिर देखा जाता है चेन, और उसके लास्ट में देखा जाता है पोजीशन। पोजीशन को सबसे लास्ट में देखा जाता है कि पोजीशन आइसोमर बन रहा है कि नहीं। मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई पोजीशन आइसोमर बन रहा है और वो फंक्शनल आइसोमर भी बन रहा है, आपको दोनों लग रहे हो, तो क्या करें? तो फंक्शनल वाले को रेफरेंस देंगे, पोजीशन वाले को नहीं देंगे। जैसे नीचे देखो एग्जांपल दिखा रखा है, दोनों के दोनों एग्जांपल जो है वो पोजीशन के भी है और मेटामेरिज्म के भी है। समझ में आ रही है बात? जैसे C डबल बॉन्ड O, अब देखो मैंने यही एग्जांपल देने की कोशिश की थी, C डबल बॉन्ड O, ये तो कीटोन है, यहाँ पर भी कीटोन है, ये कीटोन सेकंड नंबर पर है, ये कीटोन थर्ड नंबर पर है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई तो फंक्शनल आइसोमर है, सीधी सी बात है, फंक्शनल आइसोमर। बट ध्यान देना, मेटामर में भी हमने इसको पढ़ा था कि इस फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ की कार्बन की चेन और इस तरफ की कार्बन की चेन क्या है? अलग अलग है ना? यहाँ दो है, यहाँ 3 और 1 है, तो आप इसे मेटामर बोलेंगे या पोजीशन आइसोमर बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन बदल रही है फंक्शनल ग्रुप की, तो ये पोजीशन आइसोमर भी है, तो ये होगा मेटा आइसोमर, मेटामर, नॉट पोजीशन। इसे पोजीशन नहीं बोलेंगे, इसे मेटामर बोलेंगे, क्योंकि FMCP का रूल कहता है कि पहले फंक्शनल ग्रुप देखिए, फिर मेटामर देखिए, फिर चेन देखिए, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप लास्ट में पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं उसे। तो हमारे पास ये आ रहा है, पोजीशनल भी आ रहा है और मेटामर भी आ रहा है, तो मैं इसे पोजीशन का नाम नहीं दूंगा क्योंकि उससे पहले मेटामर है,
पोजीशन से पहले, तो इसलिए इसको मेटामर, अगर ये मेटामर को फॉलो कर रहा है तो मैं इसे मेटामर और आइसोमर बोलूंगा, पोजिशनल नहीं बोलूंगा। समझ में आया? जी सर। यस सर। एफएमसीपी के रूल को देखिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि ये क्या है। अब देखो भाई, आइडेंटिफाई द आइसोमर, दो पॉसिबिलिटीज इन्होंने वही दिखा रखा है, मेटामर, पोजिशनल आइसोमर, लेकिन हम इसे एफएमसीपी के हिसाब से मेटामर कहेंगे, पोजिशनल नहीं कहेंगे, ठीक है, दैट्स इट। हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, अब देखो ये दोनों रिंग आइसोमर की बात करते हैं, लास्ट वन है, सबसे आसान है, इसको तो नाम भी नहीं दिया जाता। ये है चेन आइसोमर, एक डबल बॉन्ड है, नॉर्मल कार्बन की चेन है, और ये रिंग है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, 6 कार्बन है, 6 और 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, सीधा रिंग चेन आइसोमर, बस बात ही खत्म। एक रिंग है, दूसरा चेन है, इसको ढूंढना तो सबसे आसान है, मुझे लगता है इसको एग्जाम्पल याद होना चाहिए और कोई जरूरत ही नहीं, वरना एफएमसीपी को जरूर याद रखना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मेटामर क्या होता है, ठीक है, चेन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, बस ये चीजें अब आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस बेटा। चलो ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, चेन आइसोमर में चेन ही बदल जाती है, चेन आइसोमर में चेन ही बदल जाती है, 5 कार्बन की तो 4 की रह जाएगी, ब्रांचिंग आ जाएगी, फॉर्मूला सेम रहेगा। पोजीशन आइसोमर में चेन सेम रहेगी, 6 कार्बन की तो 6 की, लेकिन डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी लगाओ, उसकी पोजीशन बदलेगी, पोजीशन आइसोमर। चेन और पोजीशन दोनों क्लियर है सबको? यस सर। फंक्शनल आइसोमर में, फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, वो फंक्शनल आइसोमर होगा। और मेटामर में, मेटामर में दोनों तरफ की कार्बन की जो चेन होती है वो बदल जाती है, दोनों तरफ की कार्बन की चेन बदल जाती है, बस इतना ही है। अब बात ये आती है कि मेटामर के अंदर जैसे सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल ग्रुप को भी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप को भी, और इन्होंने एसिड एंड हाइड्राइड वाले ग्रुप को भी ले रखा, उसमें हम कार्बन की चेन में कहीं बीच में गैपिंग नहीं आती, जैसे पीछे वाले एग्जांपल में ही हमने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कि कीटोन जो है इसमें हम 1 2 3 4 ये सेकंड कार्बन को काउंट करते हैं, ये बीच में ब्रेक नहीं कर रहा इस चेन को, ये कंटिन्यू है। तो कीटोन को भी मेटामर के अंदर इन्होंने ले रखा है, कीटोन को भी ले रखा है, याद रख लेना। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था ना, बस ये चीज अब आपको ध्यान रखनी है, ये वाला ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, ये तो कार्बन की चेन ही तोड़ देंगे, इस तरफ कार्बन की चेन चल रही है, इस तरफ कार्बन की चेन चल रही है, बीच में कार्बन कंटिन्यू नहीं है, इधर भी कंटिन्यू नहीं है, इसमें कार्बन कंटिन्यू रहता है भाई, कंटिन्यू कार्बन है, इसमें भी कार्बन की चेन टूट जाती है, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कार्बन, अब यहाँ पर कार्बन की चेन बेशक यहाँ टूट जाती है अगर ये एस्टर है तो, और ये अल्कोहल है तब नहीं टूटती, ठीक है, तो वो अलग बात है, मतलब एस्टर में भी टूट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी कार्बन की चेन टूट रही है क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पर तो टूटती है कार्बन की चेन, पीएच में भी टूटती है ना, लेकिन इसमें नहीं टूटती, बस ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कीटोन है और इसमें कार्बन की चेन टूटती नहीं है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, इसमें कार्बन की चेन टूट तो रही नहीं, तो ये मेटामर कैसे हो सकता है? हमने तो बोला कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग अलग चेन काउंट होती है ना, तो हम कहेंगे ये तो हम कंटिन्यू चेन काउंट कर रहे हैं, फिर भी ये मेटामर में ही आता है, मतलब कीटोन आर मेटामर्स, अगर कीटोन का पोजीशन बदल रही है तो मेटामर, ऐसे रट्टा मार लो, कुछ तो करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो देखो बेटा, देखने में सारे कंफ्यूजिंग लगते हैं, एक बार करोगे, पढ़ोगे, लिख कर देखोगे, बार बार लिख कर देखोगे, तब जाके ये याद होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद में जब आप फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो समझ में आएगा। तो मेटामर और क्या था भाई, ट्यूटामर, है ना, मेटामर और ट्यूटामर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा था कोई, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये आ गया ट्यूटामर, मेटामर हो गया यहाँ पे कंप्लीट, अब आ जाता है ट्यूटामर। ट्यूटामर देखो क्या होता है भाई, एक तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ट्यूटामेरिज्म, है ना, और दूसरा सिंगल कंपाउंड होता है, एग्जिस्ट इन 2 और मोर स्ट्रक्चर, एक ही कंपाउंड 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ट्यूटामर असलियत में सिंगल कंपाउंड होते हैं, 2 अलग अलग नहीं होते। सारे आइसोमर क्या होते हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे अब अगर मैं ये कहूं CH3 CH2 CH2 और इसके साथ एल्कोहल लगा दिया मैंने, या फिर मैं ऐसा करूं CH3 यहाँ CH लगा के OH लगा देते हैं और ये CH3, ठीक है, ये मॉलिक्यूल देख लो,
दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, बट अलग अलग मॉलिक्यूल है। कौन से आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई। कार्बन की चेन 3 एटम की है, समझ गए? क्लियर है ये? तो ये आइसोमर है। लेकिन ट्यूटामर में क्या होता है? डायड या ट्राइड फॉर्म में ट्यूटामर करते हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन बदलती है, इसके अलावा कोई अदर एटम भी पोजीशन बदल सकता है, लेकिन ये क्या होते हैं? एक ही मॉलिक्यूल होता है और वो आपस में बदल, जैसे रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ट्यूटामर के अंदर क्या होता है? ट्यूटामर में एटम लेफ्ट राइट घूमते रहते हैं, एटम का बॉन्ड बदलता रहता है। एटम की पोजीशन बदल गई, मॉलिक्यूल बदल गया, लेकिन वो फिर से बदल लेता है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल एक से ज्यादा रूप दिखाता है, एक ही मॉलिक्यूल, वो होता है ट्यूटामर। और आइसोमर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग अल्कोहल है, ये अलग अल्कोहल है। इनको सेपरेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बट ट्यूटामर को सेपरेट नहीं किया जा सकता। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं वो हमेशा, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड डायड या ट्राइड फॉर्म में। जैसे HCN है, HCN और CNH, देखो CNH दोनों अलग अलग है ना, दिखने में लग रहा है दोनों अलग अलग है, मॉलिक्यूल ही अलग है, बट होता क्या है पता है? ये H का बॉन्ड यहां से पूरा उठकर यहां चला जाता है, पूरा बॉन्ड यहां से उठकर यहां चला जाता है, H का पूरा बॉन्ड। ये देखो यहां आ गया। अब इसमें एक लेस स्टेबल होगा, एक मोर स्टेबल होगा, है ना। तो ये H का पूरा बॉन्ड हाइड्रोजन का यहां से उठकर यहां चला जाता है डेफिनेटली। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो ये CNH बन गया, मॉलिक्यूल ही अलग हो गया, बट कमाल की बात ये वापस इधर से उठ के यहाँ वापस चला जाता है, मतलब इसी कार्बन पर वो वापस चला जाता है और ये फिर से बन जाता है। तो ये बॉन्ड लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है, कभी नाइट्रोजन के साथ कभी कार्बन के साथ। हाइड्रोजन का बॉन्ड लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है, एक मोर स्टेबल है, एक लेस स्टेबल है, एक ही मॉलिक्यूल है तो एक ही। मतलब अगर मेरे पास HCN है तो HCN कभी NCH बन जाता है, कभी HCN, कभी NCH, कभी HCN, ऐसे बदलता रहता है। CNH HCN, CNH HCN बदलता रहता है। तो मैं एक कहूं कि दो, मॉलिक्यूल तो एक ही है, वो आपस में खेलते रहते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूटामर। मेटामर एक अलग ही चीज है, समझ में आ गया होगा। मेटामर में दोनों को आइसोलेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को दोनों अलग अलग डब्बों में बंद रख सकते हैं। इसमें HCN को एक डब्बे में बंद कर दिया, NCH लोगे वो अपने आप HCN में बदल जाएगा, और HCN अपने आप NCH में CNH में बदल जाएगा। समझ में आ गया बेटा? यस, डायड ट्यूटामेरिज्म, ये तो था डायड ट्यूटामेरिज्म। माधव को समझ में नहीं आया? माधव नो सर। नहीं आया? देखो दोबारा से बताता हूँ। खैर इसका एग्जांपल देखो क्या है। ये HCN है, जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया मैंने, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर है। अब हम NCH का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये आपस में हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक फॉर्म ज्यादा बनेगी, एक फॉर्म कम बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं साइनाइड बनाता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड N बनाता हूँ, ठीक है। इस नाइट्रोजन पर अब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने अपना लोन पेयर खो दिया और हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। दिस वन इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, ऑब्वियस है, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बचे। तो हुआ क्या पता है? ये जो लोन पेयर था, मैं इस नाइट्रोजन वाले लोन पेयर को, एक्चुअल में क्या होता है ये देखो जरा। नाइट्रोजन वाला लोन पेयर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, ये एक लोन पेयर है। तो ये जो H है ये यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ जाता है, H अकेला आएगा यहाँ पर, H पॉजिटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इनके बीच में बन गया बॉन्ड। तो ये एक्चुअल में ये हुआ। आप कैसे भी लगा सकते हैं, भले इसके साथ एक एरो लगा दें, वो तो अपनी मर्जी है ना। तो ये हुआ, यानी कि नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो था हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, ये कार्बन ले गया, तो कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, कार्बीन बन गया, एक तरह से नेगेटिव हो गया। सेम अब फिर से क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन फिर से आता है और इस लोन पेयर के साथ जुड़ जाता है, फिर से ये वाली पोजीशन आ जाती है, और इस तरह से ये दोनों पोजीशनें एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती हैं लगातार लगातार। मतलब हाइड्रोजन एटम, आप यूं कह लो, हाइड्रोजन एटम कभी जंप मार के कार्बन के पास, कभी जंप मार के नाइट्रोजन के पास, कभी कार्बन के पास, कभी नाइट्रोजन के पास। ये लाडला बेटा है 2 घरों का, ठीक है, एक चाचा जी एक ताऊ जी, या पापा कह लो, एक पापा एक चाचा,
दो घरों का लाडला बेटा है, तो कभी उस घर में खाना खाता है, कभी उस घर में खाना खाता है। तो आपको क्या लगता है, कभी इस घर में सो जाता है, कभी उस घर में सो जाता है ना? तो सोचो ये है किसी घर का नहीं, यूं समझ लो, तो दोनों के पास रहता है। तो बच्चा तो एक ही है ना, तो वो दोनों के पास लगातार घूमता रहेगा। तो अगर आपने HCN लिया है तो आप मना नहीं कर सकते कि उसमें CNH नहीं होगा, उसमें CNH भी होगा। और अगर आपने CNH लिया है तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा HCN में, तो उसमें HCN भी होगा। मतलब असलियत में एक डब्बे में दोनों होते हैं हमेशा, आप दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन आइसोमर में तो दोनों को अलग कर सकते हैं, मेटामर तो दोनों अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ट्यूटामर और मेटामर। और ये है डायड वाला, डायड। ठीक है, डायड का मतलब दो दो एटम्स हैं जिसके अंदर ये दोनों एटम है जो फिक्स है, और ये हाइड्रोजन उनसे लेफ्ट राइट कर रहा है। एक ट्रायड वाला भी होता है। ठीक है, अब वो ट्रायड वाला का एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रायड वाले में देखो क्या, ये 3 एटम्स हैं जिनके साथ हाइड्रोजन जो है 3 एटम्स के अंदर हेरा फेरी करता है, लेकिन वो रहता 2 ही घरों में है, या तो इस कार्बन के पास या ऑक्सीजन के पास, या तो यहां जुड़ेगा कार्बन से या यहां जुड़ेगा ऑक्सीजन से, रहेगा 2 ही घरों में। बट उसमें टोटल 3 घर है, तीसरा घर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, अभी वो डबल बॉन्ड बना लेता है। मतलब इसकी पार्टिसिपेशन है तीसरे घर की कहीं ना कहीं। यूं समझ लो, जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होता है तब इस घर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास होता है तो इस घर को यहां से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। इस वजह से इसे ट्रायड बोला जाता है, क्योंकि 3 एटम्स का कंट्रीब्यूशन है टोटल कुल मिला के। दैट इज वाई इसको बोलते हैं मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसे बोलते हैं कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म। कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म। अब वो क्या है, देखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला भी है, वो डायड वाला तो कम ही होता है, HCN और NCS वाला। ये देखो, ये नॉर्मल क्या है, एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड कीटोन फॉर्म होती है। यहाँ पर भी अगर CH3 होता तो हम इसे कीटोन बोलते हैं ना, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन को कोलेक्टिवली कॉमनली कीटो फॉर्म बोल देते हैं, कीटो फॉर्म। हालांकि ये एल्डिहाइड है बट इसे कीटो फॉर्म बोला जाएगा, कि कीटोन वाली फॉर्म में है। और इसके पास एक अल्फा कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, याद रख। और ये होना चाहिए sp3 ही होना चाहिए, मोर स्टेबल होता है ये वाला कीटो फॉर्म। अब जब ये ट्यूटामेरिज्म करता है तो क्या होता है, ये H यहां से उठकर यहां चला जाता है, ये OH बन जाता है और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, सॉरी ये वाला H जाता है भाई, गलत बोल रहा हूं मैं, है ना। ये वाला CH3 वाला अल्फा कार्बन वाला H जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये H नहीं जाएगा, तो ये अल्फा कार्बन वाला H इधर जाएगा, ये लग गया H, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। देखो, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया इन, और ओल मतलब अल्कोहल। इनोल फॉर्म मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो और अल्कोहल हो, वो इनोल फॉर्म होती है, और ये कीटो फॉर्म होती है। अब इसको हम बना के देखते हैं कैसे। ये मैंने नीचे बना रखा है, फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए दोबारा से इसे बना रहा हूँ। देखो क्या होता है, CH2 यहाँ पर है H, बहुत सिंपल सी चीज होती है, और ये भी सॉल्यूशन में घूमता रहता है, याद रख लेना। ये हमारा आ गया कीटो फॉर्म, एल्डिहाइड है लेकिन इसे कीटो फॉर्म बोलेंगे। दूसरे वाला, अब ये देखो इनोल फॉर्म में CH2, ठीक है, यहाँ पर है कार्बन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड था ये, और यहाँ पर मैंने इसके साथ H लगाया। अब सोचो होगा क्या, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O में ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए इस हाइड्रोजन के पास, और ये वाला तो ऑक्सीजन के पास ही यहीं रहेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यानी मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो यहाँ ऑलरेडी एक H ऑलरेडी था। अब देखो जरा क्या हो रहा है, ये H ऑलरेडी था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब अगर ये बॉन्ड बन गया, डेफिनेट सी बात है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये भी बॉन्ड खींचेगा, तो ये इधर वाले को छीन लेगा। तो ये साइमल्टेनियसली स्टेप होता है एक्चुअल में। वो क्या होता है, ये जब डबल बॉन्ड, ये इधर वाला डबल बॉन्ड इधर आता है, तो साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, दोनों बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ जो हाइड्रोजन था इसका पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और इस कार्बन के पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गया, है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो यानी ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। तो सिंपली हम सीधा लिख देते हैं
कि ये पूरा बॉन्ड यहाँ आ गया, पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वाला पूरा बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये पूरा बॉन्ड यहाँ चला गया, तो बना क्या, ध्यान दो, COH H और ये CH2, दैट्स इट, ये बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बन गया इन, डबल बॉन्ड है, और OL अल्कोहल के लिए लगता है, इनोल फॉर्म, और ये कीटो फॉर्म, तो ये इस तरह से इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म बन जाती है। हाँ भाई समझ में आया, इनोल और कीटो इनोल फॉर्म बोला जाता है, ट्यूटामर यहीं से स्टार्ट होता है। ये ट्यूटामर का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, जरूर याद कर लेना, ये एग्जांपल तो याद होना चाहिए, HCN वाला मत याद करना भले, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये बेसिक है, 0 लेवल है, ये याद होगा तो दूसरे समझने में आसानी होगी, इससे समझने में आसानी होगी, ये यहाँ खत्म नहीं होता है, और भी काफी सारी ट्यूटा और इनोल फॉर्म्स हैं, फिर उसमें ये पूछा जाता है कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है, वो सारी बातें इसके बाद शुरू होंगी ना, ट्यूटा और मर को पहले पहचान लो, बनाना सीख लो, फिर उसके बाद कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम है, वो सब बाद का सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? तो आज हम यहीं पर इसको एंड करेंगे, ठीक है, मैं इसको, ये बना हुआ है ऑलरेडी, आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएंगे GOC के अंदर ही, याद रख लेना, GOC में ही, कीटोइनोल ट्यूटामेरिज्म के अंदर कौन कितना ज्यादा, देखो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, अगर गामा हाइड्रोजन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, ये उसका एग्जांपल बना रखा है, दैट इज नॉट कि ये इतना सिंपल, आपको ये लगे कि भाई हाँ बस ये इतने में हो गया, आगे भी इसकी कुछ फॉर्म्स है ना, ये मैंने समझा रखा है कि सिंगल स्टेप के अंदर क्या होता है, बीटा या गामा हाइड्रोजन कैसे पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, इसी के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूटामेर, कौन सा स्टेबल होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी यहाँ पर डिफाइन की हुई है। तो एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्टेप है ये वाला, तो ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, और ये मत करना, मैं सिंपल बोलूंगा, सिर्फ यहाँ तक कीजिए, पेपर में आपके सिर्फ इतना आने वाला है। 12th के अंदर ट्यूटामेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस जब करेंगे तो ये समझ में होगा, तो 12th के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये समझ में आएगा, तो आंसर देख के तो कम से कम क्वेश्चन समझ लोगे कि हाँ, ये आंसर देख के तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ये हुआ और ऐसे हुआ। तो 3-4 चीजें हो रहे हैं जो याद रखनी है, 3-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं एक्चुअल में, बस इतना याद हो गया तो ट्यूटामेरिज्म का मुद्दा खत्म। 3-4 एग्जाम्पल 12th क्लास के अंदर फिर से आप कर लोगे, बट ये वाला अगर नहीं आता तो सारी थ्योरी ट्यूटामेरिज्म की फिर से उसके बॉन्डिंग घुमाना, और उसके बाद अगर मैं 3-4 एग्जांपल और दे दूंगा तो सब कुछ ब्लंडर हो जाएगा, सब घूम जाओगे, है ना। तो इतना जरूर याद कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी का और डाउट है तो बताइए। हाँ भाई, डाउट है बेटा किसी को?